शुरुआत होती है 24 सितंबर को, जब लेह में भीषण हिंसा होती है। यानी इससे पहले भी सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर थे, लेकिन वास्तविक हिंसा 24 सितंबर को होती है। 4 लोगों की मौत हो जाती है, 70 से 80 लोग घायल हो जाते हैं। क्योंकि सोच के देखिए कि जब धारा 370 हटने की बात हुई थी, तो यह वह इलाका था जिसने अनुच्छेद 370 के हटने का स्वागत किया था। बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी जाती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है, 70-80 लोग घायल हो जाते हैं, पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि इसकी वजह सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट हैं। सरकारों ने यह कहा कि 6th शेड्यूल यूनियन टेरिटरीज को नहीं दिया जाता, वह तो राज्यों को दिया जाता है, और इस वजह से लद्दाख को यह दिया नहीं जा सकता। पिछले 5 सालों में लगातार जॉबलेसनेस दिखाई देती है। ये बेरोजगार युवा अंततः क्या करेंगे? पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिल नहीं रहा, सांस्कृतिक सवाल बार बार परेशान कर रहे हैं, और फिर एनवायरमेंट का सवाल। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। लद्दाख में सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लद्दाख इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। शुरुआत होती है 24 सितंबर को, जब लेह में भीषण हिंसा होती है। यानी इससे पहले भी सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर थे, लेकिन वास्तविक हिंसा 24 सितंबर को होती है। 4 लोगों की मौत हो जाती है, 70 से 80 लोग घायल हो जाते हैं, और उसका फिर अंततः परिणति होती है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर कुल मिलाकर देखें तो ये वही लद्दाख है जिसे हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण जगह होने के कारण रोमांटिसाइज करते रहे हैं। वह वक्त भी जबकि पूरा कश्मीर लगातार हिंसा से ग्रस्त था, माना जाता था कि इस राज्य का यह इलाका यानी कि लद्दाख शांतिपूर्ण इलाका है। सो द प्लेस वी यूज्ड टू रोमांटिसाइज एज इंडियाज पीसफुल कोल्ड डेजर्ट इज नाउ मैड विद वायलेंस। वहां समझिए कि ये एक अलग जगह है, बावजूद इसके कि लंबे अरसे से ये कश्मीर का हिस्सा रही है, या जम्मू एंड कश्मीर रियासत जो थी, जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो था उसका हिस्सा थी, लेकिन ये एक जगह अपनी डेमोग्राफी में भिन्न रही है। बौद्ध भिक्षु हैं, चरवाहे हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, सैनिक लोग वहाँ रहते थे, और एक शांतिपूर्ण जगह थी। लेकिन अब लद्दाख जल रहा है। सवाल है कि यह क्यों हो रहा है? क्योंकि सोच के देखिए कि जब धारा 370 हटने की बात हुई थी, तो यह वह इलाका था जिसने अनुच्छेद 370 के हटने का स्वागत किया था। मुझे याद आता है कि जिस समय 370 नहीं हटी थी, हम लोग घूमने के लिए लद्दाख गए हुए थे। वहां हमने ऐसे पोस्टर देखे, जो पोस्टर ये मांग करते थे कि यूटी लद्दाख, यानी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। ये उनकी मांग थी, जिस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और ये एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, तब लद्दाख के लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है कि उनके साथ बिट्रेयल हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी लोकतांत्रिक मांगों को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आइए इसी को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख जब एक संघ शासित या यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो कई लद्दाखियों के लिए एक सपना पूरा होने जैसा था। स्वयं सोनम वांगचुक ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की खुले कंठ से प्रशंसा की थी। लद्दाख कैपिटल की एक दबी भावना थी कि जम्मू कश्मीर में उनके साथ उपेक्षा होती है, उनके साथ खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वे मानते थे कि जब श्रीनगर से राज्य चलाया जाता था, उस समय लद्दाख, लेह का इलाका जो है वो उपेक्षित रहता था। अधिकांश संसाधन जो हैं वे वैली के इलाके में जाते थे। कुछ हद तक जम्मू भी ऐसी शिकायतें करता था, लेकिन लद्दाख की शिकायत ज्यादा गहरी थी। उन्हें लगता था कि लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार होता है। ये तब था जब श्रीनगर से शासन चल रहा था, और वे मांग कर रहे थे कि हमें संघ शासित प्रदेश होना चाहिए, हमें एक यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। लेकिन जब यह शासन बजाय श्रीनगर के चलने लगा दिल्ली से, तब यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ी हुई क्यों प्रतीत हो रही है? क्या मांगे हैं? लद्दाख ने यह मांग करनी शुरू की, और यह मांग जब 370 हटाई जा रही थी तभी से हो रही थी कि हमें एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, और 6ठी अनुसूची जो है इसका वादा किया गया था उस समय केंद्र सरकार द्वारा कि हमें 6th शेड्यूल में डाला जाए। 6th शेड्यूल एक स्पेशल स्टेटस शेड्यूल है, जिसके तहत आपको, एक राज्य को आप एक ट्राइबल स्टेट के तौर पर स्वीकार करते हैं। आप मानते हैं कि यह एक आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए इसे कुछ सुरक्षाओं की जरूरत है। आप इस जगह की डेमोग्राफिक को ना बदलें, आप इस जगह की संस्कृति का ध्यान रखें, इस जगह पर टैक्स और अन्य चीजों को लेकर कुछ सुविधाएं दें।
सोनम वांगचुक के विषय में भी बात कर लें। सोनम वांगचुक बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इनोवेटर माने जाते हैं। ये वही हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 3 इडियट फिल्म में जो फुंगसुक वांगडू है, वह कैरेक्टर दरअसल सोनम वांगचुक का ही कैरेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल और एजुकेशनल इनोवेटर इनको माना जाता रहा है, पर्यावरणविद भी माना जाता रहा है। लद्दाख के इलाके में पानी की समस्या को लेकर, लद्दाख के इलाके में बहुत सारे महत्वपूर्ण इनोवेशंस, जैसे कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की बात जब की गई थी, तब सोनम वांगचुक, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सोनम वांगचुक को एक बहुत महत्वपूर्ण इनोवेटर और एक्टिविस्ट माना जाता रहा है। उनके साथ राजनीतिक चीज़ों को कम जोड़ा जाता रहा है, पर्यावरण की चीज़ों को ज़्यादा जोड़ा जाता रहा है, और उनको दुनिया भर से बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उनको बहुत पहचान मिली है, और लद्दाख के क्षेत्र में उनकी बहुत सम्मान है, उनकी बहुत इज्जत की जाती है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन यही सोनम वांगचुक जब पर्यावरण के मामले में वे शिकायतें करते हैं, वे मांग उठाते हैं, जो मांग सत्ता को रास नहीं आती, तो अचानक सोनम वांगचुक जो हैं वे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो कि एक बहुत कड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ है, इस बात को समझिएगा, जब हम किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ के तहत किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसके बहुत सारे वे सामान्य नागरिक अधिकार जो एक भारतीय नागरिक के पास उपलब्ध होते हैं, उनमें से कई छिन जाते हैं। ये कानून बहुत कड़े कानून होते हैं, जिनमें जमानत का मिलना मुश्किल होता है, और राज्य के पास अधिकार सामान्य से ज्यादा हो जाते हैं। कहां से शुरू होता है, ट्रिगर क्या है, कहां से ये माना जाता है कि ये एक बिट्रेयल है? अगर आप इन प्रदर्शनों को देखें, जो एक के बाद एक प्रदर्शन हो रहे थे, ये कोई नए प्रदर्शन नहीं थे। इससे पहले लगातार अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार की तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा था कि लद्दाख के लोग इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वे दबे हुए हैं, उनके साथ परेशानी हो रही है। सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक 15 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए थे। वो एक अनशन कर रहे थे, उनके साथ 2 एक्टिविस्ट साथी भी थे जो जिन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर ये घटना होती है, जिस घटना में बड़े पैमाने पर हिंसा होती है और बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी जाती है। 4 लोगों की मौत हो जाती है, 70-80 लोग घायल हो जाते हैं, पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि इसकी वजह सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट हैं। वे कर्फ्यू लगा देती है, प्रदर्शन को बगावत की तरह देखती है, और ये कहने की कोशिश करती है, शायद इस बात में कुछ बल भी होगा, कि हम एक सीमावर्ती इलाके में, और सीमावर्ती इलाके में बहुत असंतोष नहीं सहा जा सकता, इसलिए इसका दमन किया जाता है। इसी के तहत एनएसए का मामला भी आता है। सरकार ये कहती है कि भड़काया गया है, कई बार वो कहती है कि इसकी वजह देश के बाहर, यानी कि विदेशी ताकतें हैं, जिनके प्रभाव में सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट हैं, इसीलिए उनके एफसीआरए को भी रद्द कर दिया जाता है। ये स्वाभाविक है कि हो सकता है कि सरकार के पास इस बात के कोई प्रमाण हो, लेकिन सामान्य जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वहां तो लगता यही है कि जो मांगे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मांगे हैं। पहले था 6th शेड्यूल में होना, हाल में 6th शेड्यूल के साथ साथ एक और मांग जोड़ी गई है, और यह है पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात। क्योंकि 6th शेड्यूल के लिए भी कई बार सरकारों ने यह कहा कि 6th शेड्यूल यूनियन टेरिटरीज को नहीं दिया जाता, वह तो राज्यों को दिया जाता है, और इस वजह से लद्दाख को यह दिया नहीं जा सकता। तो फिर एक तरीका यह कि लद्दाख को पहले राज्य बना दीजिए और उसके बाद उसे 6th शेड्यूल में डाल दीजिए। तो यह मांग एकदम नागरिक मांग जैसी दिखाई देती है। ऐसा नहीं लगता कि किसी भी जगह पर यह कहा जा सके कि नागरिक कुछ ऐसी मांग कर रहे हैं जैसी कि मांग पहले हमें कश्मीर की वैली से दिखाई देती थी, जिसमें एक तरह का सेपरेटिस्ट एलिमेंट था, जिसमें अलगाववाद था। ऐसा लगता था कि भारत के संविधान को लेकर, भारतीय राज्य को लेकर, भारत के राष्ट्र को लेकर कोई असहमति है, उनसे कोई नाराजगी है। ऐसा लद्दाख से आने वाली मांगों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, किसी किस्म का अलगाववाद नहीं दिखाई देता। बल्कि सच्चाई यह है कि अगर आप सोनम वांगचुक की पुरानी एक्टिविज्म को देखें, तो वह उस एक्टिविज्म में चीन के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन शामिल है। लगातार इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसमें सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि लद्दाख का विशेष ध्यान इसलिए रखा जाना चाहिए कि कहीं चीन इसका लाभ ना उठाने लगे। क्या मांगे हैं? लद्दाख के पास दरअसल एक स्वायत्त जिला परिषद, इसके तहत एक तरह का सेल्फ रूल, स्वशासन का अधिकार जो है वह देखने को मिलता है, उसकी मांग दिखाई देती है। ये परिषदें क्या करती हैं? इन परिषदों के पास विशेष अधिकार है। ये परिषदें भूमि और जंगलों पर, यानी कि लैंड एंड फॉरेस्ट पर कानून बना सकती हैं। इनके पास एग्रीकल्चर और वाटर जो है वह इनके क्षेत्र में आता है, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस, यानी कि गांव प्रशासन और उसका न्याय आता है, और संस्कृति और परंपरा की रक्षा की चीज आती है। यह लद्दाख के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
इसको ध्यान से समझते हैं। लद्दाख एक सामान्य जगह नहीं है। यह जो कोल्ड डेजर्ट का कही जाने वाली जगह है, यह न केवल सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील जगह है, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। लद्दाख क्षेत्र में 90%, 90% से ज्यादा जो निवासी हैं वे आदिवासी घोषित निवासी हैं, यानी कि वे लोग आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं। जाहिर है कि एक तरह का इकोलॉजी भी वहाँ की बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है, एक नाजुक परिस्थिति की तंत्र है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स का सवाल, नदियों का सवाल, चारागाहों का सवाल, पश्मीना जैसे महत्वपूर्ण चारागाह, यानी कि वे पशु जिनकी जिनकी ऊन से पश्मीना जैसी चीज़ें बनती हैं, वे चीज़ें। क्या दिल्ली से इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह का प्रशासन चलाया जा सकता है? क्या वास्तव में दिल्ली जैसी दूरी से इस तरह का प्रशासन चलाया जाना चाहिए? क्योंकि ये सवाल केवल यह नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या इस क्षेत्र के लोगों की कुछ लोकतांत्रिक भूख होगी कि नहीं होगी। एक सामान्य सी यह इच्छा कि उनके निकट में उनके ऐसे प्रतिनिधि हों, एमएलएज हों और स्थानीय शासन के लोग हों, जिन तक आप अपनी उन विशेष समस्याओं को लेकर जा सकें जो विशेष समस्याएं इन प्रतिनिधियों को समझ आएंगी। क्या दिल्ली के लोग वास्तव में इन समस्याओं को समझने की स्थिति में होंगे? ये जो एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट का सवाल है, क्या इसे महत्वपूर्ण तरीके से समझा जाना चाहिए कि नहीं? आप याद कीजिए कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद पूरी देश में एक तीसरा स्तर बनाया गया था लोकतंत्र का। यानी यह माना गया था कि एक फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है पर्याप्त नहीं है। सच्चाई यह है कि अब लोगों की लोकतांत्रिक भूख बढ़ी है, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्तर चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे दूसरा स्तर भी छीन ले रहे हैं। तो आप अंततः केवल केंद्र के लिए आपने एक एमपी भेजा और उसी से अपेक्षा की कि वह इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर पाएगा, और जो एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट है वह इस कारण पैदा हो जाता है। और इस डेमोक्रेटिक डेफिसिट को भरना, क्योंकि एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करता है। ध्यान रखिएगा, सब लोगों की नजर कहां पर होती है? श्रीनगर पर होती है। वैली का सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है और ऐसे में अक्सर उपेक्षित रह जाएगा लद्दाख का सवाल। सोनम वांगचुक ने इसकी क्या व्याख्या की, ये जो हिंसा हुई उसके बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन, याद कीजिए, उन्होंने वास्तव में इस हिंसा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंसा वे चाहते थे कि हो। उन्होंने इसके विरुद्ध वास्तव में लोगों को से यह अनुरोध किया था कि हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर सोनम वांगचुक के आप प्रोटेस्ट के जो टूल्स हैं उन्हें देखें तो आप देखेंगे कि अतीत में उन्होंने क्या किया है। उन्होंने बाकायदा लद्दाख से लेकर दिल्ली तक की यात्रा, पद यात्रा की। ये वही टूल्स हैं जो टूल्स कभी महात्मा गांधी ने अपनाए थे, यानी कि अहिंसक उपकरण है उनका इस्तेमाल प्रतिरोध के लिए करना। लेकिन पिछले जब से 370 हटी है तब से क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? जैन जी को क्या परेशानी है? वे लोग सेना की नौकरी में जाते थे, वहां पर आप देख रहे हैं कि सेना की नौकरी में आप लेकर आ जाते हैं अग्निवीर को। पिछले 5 सालों में लगातार जॉबलेसनेस दिखाई देती है। ये बेरोजगार युवा अंततः क्या करेंगे? पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिल नहीं रहा, सांस्कृतिक सवाल बार बार परेशान कर रहे हैं, और फिर एनवायरमेंट का सवाल। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वहां सोलर एनर्जी के उपकरण लगाए जाएंगे, प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे पूरे देश के लिए या पूरे कश्मीर के लिए बिजली पैदा की जाएगी। ये सब संवेदनशील सवाल हैं। आप इतनी कोमल ज्योग्राफी को लेकर, इस तरह की परिस्थिति की, इस तरीके का जो इकोलॉजी है उसमें लेकर इतनी छेड़खानी नहीं कर सकते कि आप कहें कि आप सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर किसी किस्म के प्लांट्स को लगा देंगे। फिर वे कौन सी कंपनियां होंगी जो इससे लाभ लेंगी? क्या इसका लाभ वास्तव में लेह के लोगों को, लद्दाख के लोगों को मिलेगा, या इसका लाभ कहीं और मिल रहा होगा जिसकी कीमत लद्दाख के लोगों को चुकानी पड़ेगी? लद्दाख में ये लगातार महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसके लिए उनके लिए एक प्रतिरोध, एक तरह का रेजिस्टेंस बन रहा है। एक विशेष बात आप देखेंगे कि लद्दाख की विशेषता है कि लद्दाख में अधिकांश लोग आपको बौद्ध धर्म का पालन करते हुए या इस्लाम धर्म का पालन करते हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन इन प्रतिरोधों में आप पाएंगे कि लगातार एकता दिखाई दी। ये वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध एक तरह की डाइवर्सिटी लिए हुए प्रतिरोध था, इसलिए उनको आप आपस में लड़ा नहीं सकते थे। आपने आपस में लड़ाने की आपकी कोई चाल वहां पे सफल नहीं हो पाए।
फिर ऐसे में इस बात का क्या मतलब है, ये कहा जाना एक के बाद एक आपको ऐसी खबरें दिखाई देंगी जिसमें कहा गया कि युवा जो हैं वो भड़काए गए थे। बिल्कुल संभव है कि कुछ युवाओं को थोड़ा बहुत वर्गलाया जा सके, लेकिन क्या वास्तव में वे चरवाहे जिनके चारागाह सिकुड़ रहे हैं और वो प्रतिरोध कर रहे हैं, वे युवा जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वे प्रतिरोध कर रहे हैं, क्या वास्तव में उसे इस तरीके से क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए? क्या वास्तव में यह घोषणा कर देना कि ये सब लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये घोषणा कर देना कि ये लोग किसी किस्म का अलगाववाद ला रहे हैं, क्या कोई बहुत समझदारी है? क्या किसी सीमावर्ती शांत क्षेत्र के साथ ये किया जाना चाहिए? ये बौद्ध भिक्षु लोग या दूसरे लोग जो हैं, ये एसेंशियली किसी राष्ट्र, किसी देश, किसी समाज के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं। वे कुछ मांगों को लेकर आए हैं और किसी भी लोकतंत्र में ये मांगे होनी चाहिए। इन मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। आपने कहा था कि आप 6th शेड्यूल पर विचार करेंगे। आप विचार करके देखिए क्या क्या नुकसान होने वाला है 6th शेड्यूल, सिवाय इसके कि जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तब आपको वहां के स्थानीय लोगों से सहमति लेनी पड़ेगी। क्या बुराई है इसमें? आखिर अंततः यह भूभाग, अंततः यह भूगोल उन्हीं लोगों का तो भूगोल है। 6th शेड्यूल आपसे क्या कह रहा है? आपको जॉब, लैंड, कल्चर, इन चीजों की मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन जब आप उसे डिले करते हैं, जब डिनायल में जाते हैं या फिर क्रैकडाउन, दमन से यह उम्मीद करते हैं, तब मुझे लगता है कि यह मामला केवल लद्दाख का नहीं रह जाता। तब यह मामला मेरा और आपका हो जाता है। तब यह मामला पूरे देश का हो जाता है। पूरे देश को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि संघवाद के लिए, फेडरलिज्म के लिए, आप जो ये सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज दिखाई दे रही हैं, इन्हें रोकने पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि लद्दाख की बात सुनने की जरूरत है। लद्दाख से किए गए वादों को निभाने की जरूरत है। जो विश्वास लद्दाख ने दिल्ली में, भारतवर्ष में, हम सब में विश्वास उन्होंने अपना दिखाया है, जो विश्वास आपके सामने उस विश्वास को स्वीकार किया है, हमें उस विश्वास के विरुद्ध विश्वासघात करने से बचना चाहिए। क्योंकि लद्दाख बहुत कुछ नहीं मांग रहा है, एक बेसिक आत्मसम्मान मांग रहा है, बेसिक सी संस्कृति मांग रहा है कि जो उनकी अपने कल्चर है वो उस कल्चर के साथ जी सकें। एक भारत जो कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी डेमोक्रेटिक जो सोल है, हमारी डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस है, उसको चाहिए कि लद्दाख की इन मांगों पर गंभीरता से विचार करें और यदि संभव हो तो उन्हें एकोमोडेट करें। क्योंकि क्रिमिनलाइजिंग प्रोटेस्ट इज नॉट समथिंग दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।